हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग देखने वाले हैं विच इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर डिस्क्रीट टाइम एलटीए सिस्टम्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम एलटीए सिस्टम्स को भी हम ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिस्क्रीट टाइम एलटीए सिस्टम्स को भी हम ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले आज हम डिस्क्रीट टाइम का देख रहे हैं, फिर इसके बाद जो मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग कंटिन्यूस टाइम का भी देखेंगे कि एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम से कैसे, मतलब हाउ टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम इफ द इक्वेशन इज गिवन टू यू। तो पहले उसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द ब्लॉक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। सपोज अगर मेरे पास दो इनपुट्स है, x1 ऑफ एन एंड x2 ऑफ एन, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इनपुट को ऐड किया जाए तो इन बिटवीन वी आर गोइंग टू टेक अ समेशन। ओके, समेशन लिया और इन दोनों इनपुट को हमने ऐड कर दिया, तो हमें मिलेगा x1 ऑफ एन प्लस x2 ऑफ एन एज द आउटपुट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हो गया पहला पार्ट, मतलब कहीं पे अगर हमें एडर चाहिए तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, एक एक एडर सिंबल है यहाँ पे बीच में, तो उसको लगाएंगे। सो दैट विल बी x1 ऑफ एन प्लस x2 ऑफ एन एज द आउटपुट। देन सेकंड वन इज इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब कोई भी एक सिग्नल का अगर मैं उसका एम्पलीफिकेशन या एट्यूनेशन अगर कुछ करना चाहता हूँ, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अ कांस्टेंट फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज ए। सपोज अगर मेरा एक x ऑफ एन है, कोई तो एक सिग्नल है मान के चलो ऐसा है, और अगर मुझे इसका एम्पलीट्यूड एनहांस करना है तो मैं क्या करूंगा कि इसको एक, सपोज मुझे इसको 2 से एनहांस करना है, मतलब इसका मुझे एम्पलीट्यूड डबल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे जो भी एम्पलीट्यूड रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है तो यहाँ का एम्पलीट्यूड 4 हो जाएगा। So in that way, if you want to like enhance the signal strength, then you have to multiply it by a scaling factor, which is called as a. So x1 of n, when it is multiplied by a, it is called as a x1 of n. ठीक है, तो ये आउटपुट रहेगा। देन यूनिट डिले, मतलब अगर मेरे इनपुट में कुछ डिले है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि आउटपुट जो रहता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस इनपुट्स एंड प्रीवियस आउटपुट्स एज वेल एज करंट इनपुट्स। ठीक है ना, तो कोई भी करंट आउटपुट जो रहता है, अगर एक कॉजल सिस्टम की बात करें तो प्रीवियस इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, एट द सेम टाइम करंट इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर मुझे कोई एक प्रीवियस इनपुट लेना है या फिर प्रीवियस आउटपुट लेना है तो मुझे उसको एक डिले से निकालना पड़ेगा, उसको एक यूनिट का डिले देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी का आउटपुट है दैट शुड डिपेंड अपॉन प्रीवियस 1 सेकेंड, जो जो मेरा आउटपुट है या इनपुट है 1 सेकेंड पहले का, उसके ऊपर डिपेंड करे, तो मुझे उसको 1 सेकेंड का डिले देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, x1 ऑफ एन, दिस इज अ डिलेइंग फैक्टर, z इनवर्स जो दिख रहा है ये हमारा डिलेइंग फैक्टर है। ये ऐसा क्यों है मैं आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा। देन द आउटपुट विल बी अ डिलेड सिग्नल बाय 1 यूनिट। अब ये वन यूनिट कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट्स अ डिस्क्रीट सिग्नल। तो अगर आपने एक यूनिट को 1 सेकंड माना है तो 1 सेकंड का डिले आएगा, अगर आपने एक यूनिट को 2 सेकंड माना है तो 2 सेकंड का डिले आएगा। तो n-1 का मतलब हमेशा 1 सेकंड का डिले या फिर 1 माइक्रो सेकंड का डिले ऐसा नहीं रहता है। n-1 का मतलब 1 यूनिट का डिले है। अब आपका एक डिले कितने यूनिट का है वो आपको डिस्क्रीट सिग्नल में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर मैंने इसको 0.5 माइक्रो सेकंड लिया है तो मेरा एक यूनिट का डिले 0.5 माइक्रो सेकंड का रहेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको 1 सेकंड लिया है तो मेरा एक यूनिट का डिले 1 सेकंड का रहेगा। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि एडर कैसे बनाना है, अब हम ये समझ चुके हैं कि स्केलिंग फैक्टर मतलब एम्पलीफिकेशन या एट्यूनेशन कैसे करना है, और जब हम ये समझ चुके हैं कि अगर मुझे डिले देना है इनपुट या आउटपुट को, तो उसके लिए मुझे एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसमें हम जेड इनवर्स लिखेंगे विच इज नथिंग बट अ डिले बाय 1 यूनिट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ वेरी जनरल डिफरेंस इक्वेशन। कोई भी एक जनरल डिफरेंस इक्वेशन कैसे लिखा जाता है पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत इजीली बताया गया है कि जो मेरा वाई ऑफ एन है, मतलब आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रीवियस आउटपुट्स एंड प्रीवियस या फिर करंट इनपुट के ऊपर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट और प्रीवियस इनपुट कैसे मतलब पहचाना जाएगा। तो अगर एक सिंपल सा देखें, अगर सपोज मैं वाई ऑफ जीरो निकाल रहा हूँ और मेरा सपोज एक इक्वेशन ऐसा वाई ऑफ -1 प्लस एक्स ऑफ -1 प्लस एक्स ऑफ जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि वाई ऑफ जीरो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो वाई ऑफ -1 मतलब पिछले वाले वैल्यू के आउटपुट के ऊपर, पिछले वाले वैल्यू के इनपुट के ऊपर और करंट इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए देखो जो करंट इनपुट का मतलब क्या है कि मेरा करंट इनपुट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, रेगुलर जो मेरा एन का वैल्यू रहेगा वो, क्योंकि अभी हम इसको कैसे लिखेंगे इनडायरेक्टली, देखो वाई ऑफ एन, अच्छा ये -1 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वाई ऑफ n-1 प्लस एक्स ऑफ n-1 प्लस एक्स ऑफ एन। ओके, मतलब करंट एन के लिए मुझे n-1 मतलब उसके पिछला आउटपुट, पिछला इनपुट और करंट इनपुट के ऊपर मेरा पूरा का पूरा वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि मैं, मेरा जो एन है, मतलब जो एक्स ऑफ एन है उसका अगर मैं एन वेरी करूंगा तो वो जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि करंट इनपुट है, मतलब जीरो से लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ कहाँ तक, जहां तक मुझे लेना है वहां तक, मतलब एम तक। और जो मेरा आउटपुट है वो कहीं ना कहीं वाई ऑफ एन से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि वाई ऑफ एन तो मैंने एलएचएस में ले लिया, दैट इज आउटपुट।
तो ये कहीं ना कहीं प्रीवियस इनपुट से स्टार्ट होना चाहिए। दैट्स वाई जो के का वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो दिखाया गया है, दिस इज के इक्वल टू 1, नॉट के इक्वल टू 0। दिस इज फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू n। ठीक है ना। अच्छा, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अलग अलग क्यों लिया है, यहाँ पे n लिया है, यहाँ पे m क्यों लिया है? क्योंकि देखो, हो सकता है कि मेरा y जो है वो सिर्फ n-1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मेरा जो x है हो सकता है कि वो यहाँ पे, अगर मैं एक और एडिशन ले लूँ x ऑफ n-2, तो देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट सिर्फ प्रीवियस लग रहा है, बट इनपुट जो है मेरा प्रीवियस टू प्रीवियस भी लग रहा है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपका ये कितना पीछे जाएगा और इनपुट कितना पीछे जा सकता है। हो सकता है कभी कभी मेरे को इनपुट ज्यादा पीछे के लगे और आउटपुट सिर्फ पिछला लगे, या हो सकता है कि मेरे को आउटपुट बहुत सारे पीछे के लगे या और इनपुट सिर्फ पिछला लगे। तो इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कितने इनपुट लगेंगे, कितने प्रीवियस आउटपुट लगेंगे, हमें पता नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं, तो उसके ऊपर हम इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब अगर हमने जेटी पे, अगर अगर हमारा जेटी के प्रॉपर्टीज अगर हमने प्रॉपरली किए होंगे, तो हमने एक जेटी का प्रॉपर्टी किया था कि अगर इनपुट में कोई डिले है और अगर मैं इसका जेटी निकालता हूं, सिंपल, अगर मैं इसका जेटी निकालता हूं तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा था, जेड रेस टू माइनस के एक्स ऑफ जेड। मतलब अगर मैं एक्स ऑफ एन माइनस के टाइम डोमेन में, अगर मैं टाइम डोमेन में कोई टाइम शिफ्ट करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसी एक्स ऑफ जेड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जेड रेस टू माइनस के से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, अगर मैं इसका जेड टी निकालू तो क्या आएगा बोलो, एलएचएस में वाई ऑफ जेड, वाई ऑफ एन का जेड टी हो गया वाई ऑफ जेड, विल बी इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 0 टू एन ए ऑफ के। अब इसका जेड टी क्या आएगा बोलो मुझे, जेड रेस टू माइनस के वाई ऑफ जेड आएगा। ठीक है ना, प्लस समेशन के इक्वल टू 0 टू एम, यहाँ पे बी के, जेड रेस टू माइनस के एक्स ऑफ जेड आएगा। अच्छा, जेड रेस टू माइनस के, क्योंकि के का डिले है, यहाँ पे भी के का डिले है, तो यहाँ पे अगर के का डिले है तो जेड रेस टू माइनस के से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी वाई ऑफ एन रहेगा उसका वाई ऑफ जेड, एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जेड। अब क्योंकि मुझे वाई ऑफ जेड निकालना है, या फिर मुझे वाई एक तरफ चाहिए, तो मैं इसको पहले एलएचएस में लेके जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा बोलो अभी, वाई ऑफ जेड माइनस समेशन के इक्वल टू, सॉरी ये जीरो नहीं है, ये वन है, इसको हमेशा ध्यान में रखो। दिस इज फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि वाई ऑफ जेड जो करंट है वो हमने पीछे ले लिया। एंड देन यहाँ पे आएगा आपका ए के जेड रेस टू माइनस के वाई ऑफ जेड will be equal to summation k equal to 0 to m bk z raised to minus k x of z आएगा। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, इसको एलएचएस लेके गया हूं तो ये माइनस हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये दो टर्म समझ में आ रहे, और ये आरएचएस में आरएचएस बच गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है ना, ये निकाल देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब जो बचे हैं मैं उनको सॉल्व करूंगा। मतलब मुझे निकालना क्या है, मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, या वाई ऑफ जेड इक्वल टू क्या आएगा वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ दोनों में से वाई ऑफ जेड कॉमन निकालू, इसमें से वाई ऑफ जेड आएगा, इसमें से वाई ऑफ जेड आएगा, तो अंदर कितना बच गया, वन माइनस समेशन के इक्वल टू 1 टू एन ए के जेड रेस टू माइनस के इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 0 टू एम बी के जेड रेस टू माइनस के एक्स ऑफ जेड आ गया। ठीक है ना। तो ये जो है अभी हमारा एलएचएस में इतना आ गया और आरएचएस में इतना है। अब आपको पता है कोई भी ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमें आउटपुट बाय इनपुट लेना पड़ता है, मतलब मुझे वाई ऑफ जेड बाय एक्स ऑफ जेड निकालना है। तो ये एक्स ऑफ जेड अगर मैं एलएचएस में लेके गया और वाई ऑफ जेड बाय एक्स ऑफ जेड किया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, वाई ऑफ जेड बाय एक्स ऑफ जेड, अगर मैं एलएचएस में लेके गया इसको, और इसको अगर मैं आरएचएस में लेके आया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन के इक्वल टू 0 टू एम बी के जेड रेस टू माइनस के अपॉन समेशन के इक्वल टू 1 टू एन विद इन ब्रैकेट 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस समेशन के इक्वल टू 1 टू एन ए के जेड रेस टू माइनस के बन जाए। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये अभी आपको समझ में आया कि हमारा ये फाइनल आउटपुट अपॉन इनपुट है, और आउटपुट अपॉन इनपुट को हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं या फिर इंपल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट एच ऑफ जेड। इसलिए देखो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो एच ऑफ जेड का है वो कुछ इससे मैच कर रहा है, चेक करो। समेशन के इक्वल टू 0 टू एम बी के जेड रेस टू माइनस के डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा नीचे ले लूं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस समेशन के इक्वल टू 1 टू एन ए के जेड रेस टू माइनस के। मेरे ख्याल से ये अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब लेकिन ब्लॉक डायग्राम बनाते हो तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि एक ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं और आउटपुट निकालने के लिए ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत पड़ती। बट हम लोग ये क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली।
अब देखो क्वेश्चन क्या है, मेरा एक्स ऑफ एन इनपुट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा जो भी आपका एक्सप्रेशन आएगा वो एक्स ऑफ एन के टर्म्स में रहेगा और वाई ऑफ एन हमारा आउटपुट रहेगा। तो देखो यहाँ पे अभी हमारा जो इनपुट है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सपांड करूँ आपको समझाने के लिए, तो वाई ऑफ एन विल बी इक्वल टू वॉट, के इक्वल टू वन से स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट जीरो से अगेन, ठीक है ना। तो के इक्वल टू अगर मैं वन से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, अभी पहला आएगा आपका ए वन वाई ऑफ एन माइनस वन, अग्रीड, प्लस ए टू वाई ऑफ एन माइनस टू एंड सो ऑन, प्लस अगर मैं इसको जीरो से स्टार्ट करूं तो क्या आएगा, बी नॉट एक्स ऑफ एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस जीरो, मतलब एक्स ऑफ एन इटसेल्फ, ठीक है ना। एन माइनस जीरो को मैं थोड़ा निकाल देता हूँ यहाँ पे, सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट, क्योंकि के का वैल्यू जीरो तो एक्स ऑफ एन प्लस बी वन एक्स ऑफ एन माइनस वन प्लस बी टू एक्स ऑफ एन माइनस टू एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, लास्ट में यहाँ पे आएगा आपका ए एन और यहाँ पे आएगा आपका बी एन, ठीक है ना, एक्स ऑफ एन माइनस एम और यहाँ पे ए एन वाई ऑफ एन माइनस कैपिटल है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमें जाना है वाई ऑफ एन माइनस एन, तो यहाँ तक हमें जाना है। आई होप दैट दिस इज क्लियर ना, ठीक है ना। एक एक जनरल एक्सप्रेशन है कि कोई भी इनपुट या आउटपुट हमारा ऐसा डिपेंड कर सकता है, अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो सकता है और अलग अलग डिले उसको मिल सकते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड फाइनली वो क्वेश्चन के ऊपर करेगा। ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, एक जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखो अभी ध्यान से, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या चाहिए, देखो पहले मैं इनपुट पे ध्यान देता हूँ। तो इनपुट क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले जो भी मेरा एक्स ऑफ एन आ रहा है उसको बी नॉट से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे एक्स ऑफ एन लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, बी नॉट से, और आगे हम उसको प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए एक समेशन लग गया यहाँ। उसको वेरी वेरी इजी है, ठीक है। ये हो गया पहला वाला, हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। ये बी नॉट से मल्टीप्लाई किया एक्स ऑफ एन को, तो मेरा आउटपुट आ गया बी नॉट एक्स ऑफ एन। बट उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रीवियस इनपुट ले रहे हैं और उसको बी वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब एक्स ऑफ एन को मैं डिले दूंगा, एक प्रीवियस इनपुट पे आ जाऊंगा। तो मतलब डिले देने के लिए मैंने आपको बताया था जेड रेस टू माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है या जेड रेस टू माइनस वन के ब्लॉक से उसको भेजना है। तो जेड रेस टू माइनस वन के ब्लॉक से जब मैंने उसको भेजा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ऑफ एन माइनस वन आएगा। अच्छा, फिर आपने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, बी वन से मल्टीप्लाई किया। ये देखो मैंने फिर इसको क्या किया, बी वन से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको समेशन को दे दिया। समेशन को क्यों दिया, क्योंकि आगे एक और प्लस है। फिर क्या किया हमने, एक्स ऑफ एन माइनस टू किया, मतलब मेरे को दो बार डिले करना है। एक बार तो डिले हो चुका है ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक, अब जब मुझे दूसरी बार डिले करना है तो मुझे क्या करना है, एक एक और डिले लगाना है। तो देखो हमने क्या किया, इसी एक्स माइनस वन को, एक सेकेंड, फिर हमने क्या किया, जो यहाँ पे मेरा एक्स ऑफ एन माइनस वन आया था उसी को मैंने वापस से एक जेड इनवर्स से पास कर दिया, मतलब एक डिले से पास कर दिया। जेड इनवर्स मतलब डिले, डिले ऑफ वन यूनिट, ठीक है ना। तो एक डिले ऑफ वन यूनिट से पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी आपका एक्स ऑफ एन माइनस टू आएगा। अच्छा, एक्स ऑफ एन माइनस टू किससे मल्टीप्लाई करना है, बी टू से मल्टीप्लाई करना है। देखो हमने उसको बी टू से मल्टीप्लाई किया, फिर समेशन को दे दिया एंड सो ऑन। अगर मैं ऐसी डिले देते गया तो लास्ट में मैं कहाँ पे जाऊंगा, बी एम में चला जाऊंगा। लास्ट डिले मेरा बी एम होगा और एक्स ऑफ एन माइनस एम होगा। लास्ट डिले को क्या करूंगा मैं, बी ऑफ एन माइनस, यहाँ पे जब फाइनल दूंगा मैं उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑफ एम से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन यहाँ का आउटपुट क्या रहेगा मेरा, एक्स ऑफ एन माइनस एम रहेगा। डिले करते करते हम लोग एन माइनस वन पे आ गए, फिर बी ऑफ एम। ये आपको डिले, ये आपको एडर डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हो और इस एडर को दे सकते हो, क्योंकि इसके आगे कोई है ही नहीं। अगर कोई और रहता है इसके आगे तो हम लोग एडर डालते हैं, बट ये लास्ट है अपना, तो इसके लिए आगे एडर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप ऐड हो जाएगा यहाँ जाके। तो यहाँ पे अगर आप सब देखोगे तो ये जो मेरा आउटपुट आ रहा है डब्ल्यू ऑफ एन, इट इज नथिंग बट दिस आउटपुट। ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी तक किया बी नॉट से लेके बी एम तक, ये पूरा का पूरा मेरा आउटपुट मैंने क्या नाम दे दिया उसको, डब्ल्यू ऑफ एन, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी कहानी खत्म नहीं होती। अब हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो पूरे टर्म्स थे इसको क्या करना है अभी, इन टर्म के साथ ऐड करना है। तो ये टर्म कौन से, ये आउटपुट के टर्म्स है, आउटपुट के डिलेज है। समझ में आ रहा है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डब्ल्यू ऑफ एन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ आउटपुट के डिलेज देने हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन था हमारा वाई ऑफ एन इक्वल टू, ओके, वाई ऑफ एन इक्वल टू, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन था, जिसमें से हमने इनपुट वाला काम खत्म कर दिया। तो मैं इनपुट थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ ताकि क्लैरिटी दिखे और आपको समझ में आए कि अभी हमें सिर्फ आउटपुट के ऊपर काम करना है। इनपुट हमारा आ चुका है, कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो उसको ऐड करना है किसके साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे वाई ऑफ एन इक्वल टू, तो ये वाई ऑफ एन इक्वल टू क्या करना है मुझे, वाई ऑफ एन को डिले देना है वन यूनिट से। तो देखो हमने वाई ऑफ एन को डिले दिया वन यूनिट से, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए वन से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है किसके साथ, आगे वाले एक्सप्रेशन के साथ।
उसके आगे क्या है, वाई ऑफ एन माइनस टू है, तो वाई ऑफ एन माइनस वन तो आ चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, राइट। वाई ऑफ एन माइनस वन यहाँ पे आ चुका था, उसको एक और डिले से पास करो तो यहाँ का आउटपुट क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एन माइनस टू। अब उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, ए टू से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उसको फिर एडर को दे दिया, एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक जाना है आपको, डिले देना है एन से। तो ऐसे करते करते एक और एडर, एक और डिले डालूंगा, जब मेरा nth डिले आएगा, कैपिटल nth डिले आएगा, तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आएगा ये आएगा आपका y ऑफ n माइनस कैपिटल N हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय a ऑफ n। तो a ऑफ n से हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया, उसके बाद ये एडर देने की जरूरत नहीं है वापस से, ये दोनों एडर की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ दो और इसको यहाँ पे वापस से जोड़ो। तो देखो अभी ये भी जुड़ गया, इनपुट जो आ रहा था यहाँ पे वो भी जुड़ गया, और ये मिला के हमारा क्या दे रहा है, वापस से आउटपुट दे रहा है। तो वाई ऑफ एन इक्वल टू हमारा जो एक्सप्रेशन था उसके हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ करा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट फॉर्म वन, जहाँ पे आप पहले इनपुट और बाद में आउटपुट रखते हो, तो वहां पे क्या बोला जाता है, इसको डायरेक्ट फॉर्म वन, ठीक है ना। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है फर्स्ट ड्रॉ द डायरेक्ट फॉर्म वन एंड देन ड्रॉ द डायरेक्ट फॉर्म टू। अगर आप ये समझ गए तो जो मैं कंटिन्यूअस वाला बता रहा हूँ ना आगे जाके, वो बहुत इजीली समझ जाओगे, इसलिए इसको 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 ध्यान से समझो। ये पूरा अगर आपने पूरा ढंग से समझ लिया तो इसका रेप्लिका है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। बस यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे हमने जेड ट्रांसफॉर्म लगाया, वहां पे हम लोग इन जनरल लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस सिग्नल है, बट ऑलमोस्ट हर चीज सेम है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखो कि जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे उसको ढंग से समझो, ताकि आगे जाके उसको समझने में ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी एक डिले है, यहाँ पे भी एक डिले है, ये भी डिले है, ये भी डिले है, ये भी डिले है, ये भी डिले। मतलब यहाँ पे टोटल अगर मैं तीन तीन ही पकड़ू, यहाँ पे तीन डिले, यहाँ पे तीन डिले, तो टोटल कितने लग रहे हैं हमको, छह डिले लग रहे हैं। बट इसी को हम लोग ना एग्जैक्टली हाफ डिलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट फॉर्म टू। इसी ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग इंप्रूव करेंगे, और अगर मैं उसको इंप्रूव कर पाया और अगर मैं डिलेस कम कर पाया, देन इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव और उसका बल्कीनेस भी कम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग वो दूसरा काम करते हैं। मतलब आपको डायरेक्ट फॉर्म वन का डिसएडवांटेज समझ में आ गया, टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज वी गो फॉर डायरेक्ट फॉर्म टू। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्म टू का डायग्राम बनाने के लिए डायरेक्ट फॉर्म वन का डायग्राम बनाना जरूरी है, तभी आपको इजीली समझ में आएगा। अब इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा डायग्राम उठाता हूँ और इसको कहीं कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस करूंगा और फिर आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है। ओके, द टाइमिंग जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टू कॉपी पेस्ट। जिसमें इसको उठाता हूँ और एक पावर पॉइंट में ले जाके इसको मैं पेस्ट करूंगा, और फिर वहां पे ज्यादा इजीली मैं आपको बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली करना है। गिव मी अ सेकेंड, कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एक काम करते हो, इसको थोड़ी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, चलो अब ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मैं इसको वापस से थोड़ा सा कट पेस्ट करूंगा, ये तो हमारा ओरिजिनल फिगर था, मैं इसको थोड़ा सा कट पेस्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये वाला जो पार्ट है ना, डब्ल्यू एन से जो पहला वाला पार्ट है, सिर्फ उसको उठाऊंगा यहाँ से, इतना ही पार्ट, ठीक है। उतना उठा के मैं एक नए इसमें ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे लिया, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट में ले लेता हूँ, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको भी उठाता हूँ, ठीक है। इसको कट पेस्ट किया और इसको मैं इसके सामने रख दूंगा, मतलब मैंने जस्ट पोजीशन रिवर्स कर दिया, जो आरएचएस साइड पे था उसको उठा के एलएचएस साइड पे रखा, और जो एलएचएस साइड पे था उसको आरएचएस पे रखा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को एक साथ रख दो, ये दोनों को मैं एक साथ कंबाइन कर सकता हूँ, दोनों आजू बाजू में, अगर एक साथ कंबाइन करूंगा तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। इन दोनों को कंबाइन करूंगा, इन दोनों को कंबाइन करूंगा, तो नंबर ऑफ डिलेयर्स हाफ हो गए। सिर्फ किया गया, यहाँ पे वाई ऑफ एन ही आएगा, यहाँ पे आपका एक्स ऑफ एन ही रहेगा, ठीक है ना, और बीच में अपना डब्ल्यू ऑफ एन ही रहेगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसी फिगर को जो आरएचएस साइड पे ड्रॉ किया उसको कट करके अगर एलएचएस की तरफ लेके आओ, और जो एलएचएस पे ड्रॉ किया उसको अगर आरएचएस की तरफ लेके जाऊं, तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे भी एक डिलेयर दिख रहा है, यहाँ पे भी एक डिलेयर दिख रहा है, तो व्हाई डोंट वी कंबाइन दिस डिले
एंड व्हाई डोंट वी ऐड दिस, मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूँ मैं, देखो अभी ध्यान से, इनडायरेक्टली क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसको उठा के ना इसके ऊपर रख, कैन यू सी दैट ओवरलैपिंग, बस ये आपका डायरेक्ट फॉर्म 2 है। देखो ये ऐसा था, इसको मैंने उठाया और मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर दे रहा हूँ, बस बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो ये आपका बन गया डायरेक्ट फॉर्म 2, जो आपको दिख रहा है अभी, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट फॉर्म 2। ये आप, हमने नंबर ऑफ डिलेयर्स एक्जैक्टली हाफ कर दी और कुछ भी नहीं, बस इतना सिंपल सा चीज है। अगर डायरेक्ट फॉर्म 1 आ गया, डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या करना है मैंने आपको बता दिया, एलएचएस को उठा के आरएचएस में डालो, आरएचएस को उठा के एलएचएस में डालो और नंबर ऑफ डिलेस कम करो, दैट्स इट। ठीक है, मेरे ख्याल से पावर पॉइंट आपको समझ में आ गया, जस्ट रिमूव दिस। ओके, तो अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ सिंपल इट इज टू ड्रॉ। यहाँ पे मैंने दिखाया कि वो दोनों को कंबाइन करने के बाद आपका डायग्राम कैसे दिखेगा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ओवरलैपिंग करने के बाद। ठीक है ना, अब देखो एक क्वेश्चन लेंगे बहुत सिंपल सा, और इसको समझने की कोशिश, एक क्वेश्चन समझ जाओ, ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया उसने, y ऑफ n माइनस 1/6 y ऑफ n माइनस 1 प्लस 1/8 y ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 1 दिए। मतलब क्या है कि उसने एक इक्वेशन दिया है और वो बोल रहा है कि डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 में इसको ड्रॉ करो। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको सिंपल बताया था कि इसको मैं डायरेक्टली देख के बना सकता हूँ, सिर्फ ये हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड सम टाइम। तो पहले इसका जेड निकालेंगे, तो जेड निकालेंगे, ये हो जाएगा वाई ऑफ जेड, ये हो जाएगा जेड रेस टू माइनस 1 वाई ऑफ जेड, ये हो जाएगा जेड रेस टू माइनस 2 वाई ऑफ जेड, ये एक्स ऑफ जेड, ये जेड रेस टू माइनस 1 एक्स ऑफ जेड हो जाएगा, बस इतना सही है। बाकी जो वैल्यूज है उसको वैसे के वैसे ही रखने, 1/6 1/8 2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, देखो सिंपल सा है। अब यहाँ से वाई ऑफ जेड अगर मैंने कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे -1/6 जेड इनवर्स बच गया, यहाँ पे 1/8 जेड रेस टू माइनस 2 बच गया, ये हो गया आपका एलएचएस। अब आरएचएस में क्या, यहाँ पे आपने एक्स ऑफ जेड कॉमन निकाला तो क्या बच गया, 1 प्लस 2 जेड इनवर्स बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2 जेड इनवर्स बच गया, तो ये एक्स ऑफ जेड 1 प्लस 2 जेड इनवर्स। अब आपको क्या निकालना था, वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड निकालना था, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज एच ऑफ जेड, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन जेड ट्रांसफॉर्म है। तो एच ऑफ जेड विल बी इक्वल टू वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ जेड विच इज नथिंग बट 1 प्लस 2 जेड इनवर्स, और इसको आप आरएचएस में लेके आ जाओ, इसको आप एलएचएस में एक्स ऑफ जेड को एलएचएस में लेके जाओ, और ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसको आप आरएचएस में लेके आओ, ये बन गया आपका एच ऑफ जेड। ठीक है, बट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बहुत सिंपल है, आप इक्वेशन देखो और डायग्राम ड्रॉ। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या देखो, पहले हम लोग इनपुट हमेशा ड्रॉ करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द इनपुट फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इनपुट क्या देखो, अभी आपका, अभी आपके इनपुट में क्या क्या है यहाँ पे, फाइन, यहाँ पे इनपुट में क्या है अभी आपका, y ऑफ n इक्वल टू एक्स ऑफ n प्लस 2 एक्स ऑफ n माइनस 1, तो एक्स ऑफ n को आपको डायरेक्टली लेना है और एक्स ऑफ n को एक बार डिले करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने एक्स ऑफ n को डायरेक्टली लिया। अच्छा, कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है इसलिए 1 रखा है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। फिर उसको मैंने एक डिलेयर से दिया जेड रेस टू माइनस 1 से, और फिर उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ n माइनस 1, मतलब एक बार डिले दो और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको ऐड कर दो, तो हमारा इंटरमीडिएट आउटपुट आता है विच इज कॉल्ड एज डब्ल्यू ऑफ एन। ठीक है ना, अब पहले क्या करना था, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, पहले क्या करना है, इसको ना आरएचएस पे लेके चले जाओ, क्या आरएचएस पे जाएगा आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस विल गो टू द आरएचएस। ठीक है, आरएचएस पे जाएगा तो ये +1/6 हो जाएगा और ये -1/8 हो जाएगा, यहाँ पे +1/6 आएगा, यहाँ पे -1/8 आएगा। ठीक है ना, तो क्या आउटपुट में देखो, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं और इसको आरएचएस पे लेके जाओ तो y ऑफ n विल बी इक्वल टू x ऑफ n प्लस 2 x ऑफ n माइनस 1 प्लस 1/6 y ऑफ n माइनस 1 माइनस 1/8 y ऑफ n माइनस 2। यहाँ पे +1/6 y ऑफ n माइनस 1 है, तो पहले y ऑफ n को तो मैं ऐसे ही रखूंगा आउटपुट में। अब y ऑफ n को मुझे डिले करना है 1 यूनिट से, तो y ऑफ n को मैंने डिले किया 1 यूनिट से, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, +1/6 से, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया +1/6 से और उसको एडर को दे दिया। ठीक है, सिंपल। अब उसको क्या करना है, फिर वापस से y ऑफ n माइनस 2 चाहिए, तो y ऑफ n माइनस 1 तो यहाँ पे हो ही चुका है एक बार डिले, उसको एक और डिले से पास करो तो यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ n माइनस 2, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे -1/8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं एक एरो मार्क लूंगा, उसको -1/8 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको डायरेक्टली यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे एडर लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बन गया आपका डायरेक्ट फॉर्म 1, सो सिंपल। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए करना है क्या, इसको उठा के एलएचएस में रखना है, इसको उठा के आरएचएस में रखना है, और यहाँ पे एक ही डिलेयर कंबाइन हो पाएगा क्योंकि यही कॉमन है, नीचे यहाँ पे कोई डिलेयर नहीं है, तो यहाँ पे एक ही डिलेयर कंबाइन हो। तो देखो आपका जो आरएचएस में था क्या था, एक डिलेयर 1/6, एक डिलेयर 1/6 समेशन को दिया और ऊपर ले लिया, उसके बाद दूसरा डिलेयर -1/8 -1/8 और फिर उसको समेशन को दे दिया, तो ये हो गया आपका जो आरएचएस साइड पे था एलएचएस में आ गया,
और जो एलएचएस में था उसको हम आरएचएस में ले लेंगे। मतलब एक्स ऑफ एन आया यहाँ से, फिर उसको मैंने एक डिलेर से पास किया, एक्स ऑफ एन को मैंने एक डिलेर से पास किया, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, राइट साइड का एरो मार के और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो राइट साइड का एरो मार के उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, समेशन को दे दिया, और यहाँ से एक एक्स ऑफ एन डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ से एक एक्स ऑफ एन क्या चले जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया वाई ऑफ एन। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्म 2। दिस इज डायरेक्ट फॉर्म 2। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड दिस इज डायरेक्ट फॉर्म 2। बस इतना सही है। कोई भी क्वेश्चन दे वो आपको, पहले डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाओ, फिर ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो आरएचएस में दिख रहा है आपको डायग्राम, उसको उठा के एलएचएस में ड्रॉ करो। जो एलएचएस में दिख रहा है डायग्राम उसको उठा के आरएचएस में ड्रॉ करो, और फिर जितने डिलेयर कंबाइन कर सकते हो दोनों का कॉमन डिलेयर कंबाइन कर दो, मतलब ओवरलैप कर दो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना कर दिया मतलब आपका डायरेक्ट फॉर्म 2 बन जाएगा। इस प्रकार के डिफरेंस इक्वेशंस पूछे जा सकते हैं, कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी निकालोगे तो उसमें पूछे गए हैं। और फिर उसका क्या है, डायरेक्ट फॉर्म 1 या फिर डायरेक्ट फॉर्म 2 पूछा जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर डायरेक्ट फॉर्म 2 पूछा है तो पहले डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाओ, बिकॉज इट इज मोर इजियर। और ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजी है। ये आप वीडियो को एक दो बार देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा पहले से लेके आखिरी तक। पहले जनरल फॉर्म देख लो, जनरल फॉर्म देखने के बाद अगर आप उसको एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ईजी है, और स्कोरिंग है, मतलब दिस कैन गिव यू गुड एज टू स्कोर द मार्क्स। ठीक है ना, तो इसको जरूर करें। और अगर कुछ डाउट रहेगा तो कभी भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू।